वेलकम टू आवर शो सेटल अराउंड द वर्ल्ड। पोस्ट स्टडी वर्क परमिट ख़त्म होने जा रहा है यूके में या नहीं, इसके बारे में आज हम अपडेट लेंगे और इस पर डिस्कशन भी करेंगे। साथ हम डिस्कस भी करेंगे जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट से रिलेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उनकी रिक्वायरमेंट्स है। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं रहमान अहमद खान साहब, उन्होंने ACCA किया है कैपलिन यूनिवर्सिटी लंदन से। जी वेलकम रहमान साहब टू आवर शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा रहमान साहब, पहले तो हम आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आपने क्वालिफ़िकेशन लंदन से हासिल की और लेटर ऑन आके अपने कंट्री में सर्व कर रहे हैं। रहमान साहब बताइएगा कैपलिन यूनिवर्सिटी का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपोजर था, बहुत अच्छा एक्सपोजर था। वो ऑथर्स जिनकी बुक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रही थी, मैंने उनसे स्टडी किया और उनकी क्लासेस ली और एक बहुत अच्छा एक्सपोजर रहा उनके साथ काम करने का भी, इवन दो के स्टडीज़ के हवाले से भी। जो ऑथर्स थे उनके साथ ऑफ द टॉपिक भी और विद द टॉपिक भी उनके साथ जो डिस्कशन होती थी वो बयान नहीं की जा सकती। इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस, इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस। वेरी गुड जी। रहमान साहब, हम अपने व्यूअर्स के लिए बात करेंगे आज कंजर्वेटिव पार्टी की पॉलिसीज़ पे, लेबर पार्टी की पॉलिसीज़ पे और जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट पे इफेक्ट होने जा रहा है उसके बारे में। तो सबसे पहले तो हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट जिसे ग्रेजुएट वीज़ा कहते हैं, उसमें जो लोग अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर चुके हैं यूके में या किसी भी, जिस तरह हमने बताया था जर्मनी कर रहा है, USA कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, अपने कंट्रीज़ में जब ऐसे ही आप एजुकेशन कंप्लीट कर चुके होते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। इसकी वजूहात क्या हैं, क्यों डिफरेंट कंट्रीज़ ये आपको अपॉर्चुनिटी देती हैं, यंगस्टर स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देते हैं? इसकी वजह टैलेंट हंटिंग होती है। वो लोग देखते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं अपने यंग ग्रेजुएट्स को टू गो फॉर द इंटर्नशिप, टू गो फॉर द जॉब एक्सपीरियंस फॉर मिनिमम 2 to 3 years। जैसे जर्मनी में 18 महीने हैं, यूके की हम बात करें तो कम से कम 2 साल से आपको शुरू करते हैं और इसकी सर्टेन रिक्वायरमेंट्स भी हैं। सबसे पहले हम बात करें फाइनेंशियल्स की, तो आपको उसमें वेरी लिमिटेड £822 सिंपल फ़ीस है उसकी। IHS साल की आपको पे करनी पड़ती है, जो अब अपडेट हो चुकी है, 650 से £1035 पे चली गई हुई है। तो आपने ये फाइनेंशियल्स, अगर आपके पास रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं तो लेटर ऑन आपके पास वैलिड पासपोर्ट, जैसे हमने पहले भी इस चीज़ को डिस्कस किया है, कोई भी प्रोसेस जैसे इमिग्रेशन का, विज़िट का, कोई भी ट्रैवलिंग का प्रोसेस आप जब अपनी कंट्री से बाहर शुरू करने लगेंगे तो आपके पास सबसे पहले वैलिड पासपोर्ट होना ज़रूरी है, जो रहमान साहब बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी चलती है। अब वैलिड पासपोर्ट आपके पास मौजूद होगा, उसके बाद अगर हम पोस्ट स्टडी वर्क परमिट अप्लाई करने जा रहे हैं तो उसमें हमारे पास BRP होना ज़रूरी है, जिसे बायोमेट्रिक रेजिडेंट परमिट कहते हैं, जो हमारे यहाँ पे वर्डिंग में टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड भी उसको कह रहे होते हैं, लेकिन यूके की बात करें तो उसे BRP कहते हैं। उसके बाद आपके पास CAS नंबर, जो आपका स्पॉन्सरशिप या सर्टिफिकेशन जो आपको यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से एक यूनिक नंबर मिलता है जिसे CAS नंबर कहते हैं, वो आपके पास होना चाहिए और लेटर ऑन यूनिवर्सिटी को भी वेरीफाई करना पड़ेगा कि यस ही वाज आवर स्टूडेंट और इसने ये डिग्री यहाँ से कंप्लीट की है। तो जैसे ही रहमान साहब ये कंडीशंस पूरी करें तो मेरे ख्याल से वीज़ा प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है, इनिशिएट हो जाती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सर्टेन रिक्वायरमेंट्स आफ्टर जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ के बाद आपकी अगर ये मीट कर रहे हैं, एक थ्रेशोल्ड्स है सैलरी का भी, प्लस जो फीसिस हैं और IHS हैं, ये सब अगर आप पूरी कर रहे हैं तो फिर आपको वीज़ा प्रोसेसिंग में बड़ी आसानी होती है और उसके चांसेस वेरी मच हायर कि वो आपको पोस्ट स्टडीज़ वर्क वीज़ा मिल जाता है। अच्छा रहमान साहब, हम बात करें पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के हवाले से, तो इसमें क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्यों हमें पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की तरफ जाना चाहिए? तो हम अपने व्यूअर्स को इसमें सबसे पहले गाइड करना चाहेंगे कि यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी एम्प्लॉयर, जो कि स्किल्ड इमिग्रेशन में या इन चीज़ों में ये चीज़ आती है कि आपको किसी ना किसी एम्प्लॉयर के थ्रू स्पॉन्सरशिप लेनी पड़ती है या एम्प्लॉयर आपको अपनी वैकेंसी पे एडजस्ट करता है पर आप उसी पे डिपेंडेंट होते हैं, आपने उसके मुताबिक काम करना होता है। जितने और हैं, जिस तरह हमारे लोकल्स हैं, तो वो इसी मद में ज़्यादा काम भी करवाते हैं लोगों से। तो आपने अपने आप अपने एम्प्लॉयर पर डिपेंडेंट नहीं है। दूसरे नंबर पे यू आर ओपन टू वर्क। जिस तरह आप स्टडी वीज़ाज़ में आप 20 आवर्स के लिए, 22 आवर्स के लिए आप लिमिटेड थे, अब वो लिमिटेशन ख़त्म हो जाएगी।
आप पूरा दिन पूरे जितने आवर्स एक वक्त पे अलाउड हैं वो आप काम कर सकते हैं, और इससे आप अपनी ओपन काम कर सकते हैं, उससे आप अर्निंग हासिल कर सकते हैं, और अपनी डिग्रीज़ जो आपने पहले कर चुके हैं उसको फिज़िकली या एक्सपेरिमेंटली उसको बुरे कार लाते हुए अपनी एक्सपर्टीज़ को फ्लरिश कर सकते हैं, उन्हें निखार सकते हैं। अब उसके बाद बात आ जाए अगर फैसिलिटीज़ में, तो उसमें सबसे जो हर इंसान चाहता है कि मैं ओपनली ट्रैवल कर सकूं। तो इसमें आप जब मर्ज़ी जितनी दफ़ा मर्ज़ी ट्रैवल कर सकते हैं कंट्री, अपने होम टाउन आ सकते हैं या किसी भी कंट्री ट्रैवल कर सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं, इसमें कोई ऐसी रोकथाम नहीं होगी। उसके बाद सर्टेन लिमिटेशंस भी हैं इसमें, जिस तरह फुल टाइम फंड्स जो पब्लिक फंड्स हैं उन्हें क्लेम नहीं कर सकते, और डिफरेंट जो एक सिटीज़नशिप के राइट्स हैं वो सारे के सारे आप क्लेम नहीं कर सकेंगे। तो इस बारे में हम रहमान साहब का एक्सपीरियंस भी पूछेंगे। रहमान साहब, आप बताइएगा कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट पे जो आपने जिस तरह हम प्रोसेसिंग बता रहे हैं, आपने किस तरह पोस्ट स्टडी वर्क परमिट हासिल किया और कैसे काम किया, किस एम्प्लॉयर के पास काम किया? बिल्कुल ऐसे ही है। पोस्ट स्टडीज़ के बाद मैंने PSW के लिए गया और उसके लिए कुछ जो सर्टेन रिक्वायरमेंट्स एट दैट टाइम थी वो मीट की। उसके बाद मुझे वीज़ा भी मिला 2-2.5 साल का अप्रॉक्सीमेटली आई गेस, तो एट दैट टाइम। और अच्छा, आप बता रहे थे कि उस टाइम IHS नहीं थी, इंटरनेशनल हेल्थ इंश्योरेंस, जो भी एक स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा एक बर्डन है कि एक साल की आपने 1035 पाउंड एनुअल इंश्योरेंस देनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उस टाइम पे IHS एप्लीकेबल नहीं थे, उस वक्त एप्लीकेबल नहीं थी। आई थिंक ये आफ्टर कोविड दे हैव इम्प्लीमेंटेड दिस हेल्थ इंश्योरेंस, तो उस वक्त नहीं थी ये अभी शायद आफ्टर कोविड उन्होंने इम्प्लीमेंट की है। उस वक्त ये नहीं थी रिक्वायरमेंट। सर्टेन रिक्वायरमेंट्स जो थी PSW के हवाले से वो रिस्ट्रिक्शंस थी, और जिस तरह आपने भी डिस्कस किया कि एक थ्रेशोल्ड स्पेसिफिकली मीट करना होता है, उसको है, प्लस जो रिक्वायरमेंट बेसिक हैं BRP और वैलिड पासपोर्ट वगैरह, उसके अलावा ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, वो अगर आप मीट करते हैं तो फिर आपको वीज़ा प्रोसेसिंग मिल जाती है। इसी तरह मेरी भी पोस्ट स्टडीज़ के बाद मैंने अप्लाई किया, वीज़ा मिला, और जॉब हंटिंग, जिस तरह मैंने लास्ट हमारे सेशन में हमने डिस्कस की जॉब सेंटर्स और जॉब सेंटर्स के बारे में आपने गाइड किया, वो बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी हमारे लिए। फर्स्ट जॉब इसी तरह हंटिंग करते करते मुझे एक दोस्त के रेफरेंस से कहीं पे मौका मिला। वो एक इंडियन फर्म थी, अकाउंट्स की फ़र्म थी, जो कि मेरा बैक अकाउंट से है, लास्ट डिस्कशन भी हमारी यही थी। तो वहाँ पे एक एज ए अकाउंटिंग इंटर्निंग के तौर पे मुझे उन्होंने पहले हायर किया, लेकिन उसके बाद वो फुल टाइम में कन्वर्ट हो गया था फिर मेरा। और इट वाज़ वेरी मच ईजी। अगर आपके पास वैलिड वीज़ाज़ हैं तो फिर जॉब हंटिंग क्वाइट बिकम्स ईजियर। तो इसलिए आई वुड रिकमेंड कि आफ्टर पोस्ट स्टडीज़ पहले कि तो ये है कि स्टूडेंट्स जो यहाँ से जाते हैं, जिनका फोकस सबसे पहले ही ये बन जाता है कि यार यहाँ से हम मैक्सिमम अर्न करना है, मेरी रिकमेंडेशन यही है कि वो सबसे पहले अपनी स्टडीज़ को देखें। जैसे स्टडीज़ कंप्लीट हो गई फिर उसके बाद आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ निकल आती हैं पोस्ट स्टडीज़ वर्क। जब आप वीज़ाज़ की तरफ से ज़रा टेंशन फ्री हो जाते हैं तो फिर आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कंपनीज़ भी आपको प्रेफर करती हैं रेदर देन स्टूडेंट्स को। अच्छा रहमान साहब, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो यूनिवर्सिटी है, जिस तरह आपने कैप्लेन यूनिवर्सिटी से शुरू की अपनी स्टडीज़, तो यूनिवर्सिटीज़ का कितना को इसमें रोल होता है या उनकी रेपो कितनी डिपेंड करती है आपके पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए? बिल्कुल, यूके की यूनिवर्सिटीज़ दे आर वन ऑफ द मेजर सोर्स फॉर देयर सोर्स ऑफ इनकम एज वेल, लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ का रेटिंग्स है वो क्वाइट मैटर करती हैं। जिस तरह मैंने कैप्लन किया उस वक्त मुझे याद है यहाँ तक एक उनका प्रोग्राम कोई चल रहा था आफ्टर स्टडीज़, और ड्यूरिंग द स्टडीज़ भी उन्होंने एक कोई कंसल्टेशंस ओपन की हुई थी जिसमें वो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते थे डिफरेंट कंपनीज़ की तरफ एज ए इंटर्नी। और जो फिर एज ए इंटर्निंग जाते हैं ऑब्वियसली आप अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं उन कंपनीज़ के, दे विल ऑफर यू अ जॉब एज वेल। और उन्हीं मल्टीनेशनल कंपनीज़ में आई रिमेंबर कि एक कंसल्टेशंस जहाँ तक मुझे याद मैंने 2 ली भी थी उनसे रिकमेंडेशंस की तरफ से, लेकिन मेरी वो इंडियन फर्म में हो गई थी जॉब, देन आई लीव टू दैट इंडियन फर्म। ये बहुत अच्छा एक तरीका है कि टैलेंट हंटिंग के लिए कि स्टूडेंट को आप उसकी एक्सपर्टीज़ देख रहे हैं, और जैसे ही आप एक एम्प्लॉयर देखता है कि स्टूडेंट की एक्सपर्टीज़ जो है मेरे मुताबिक मीटअप कर रही हैं, और द मोमेंट आपकी उधर से स्टडीज़ कंप्लीट हो रही हैं और इधर से यू आर हैविंग अ गुड जॉब फॉर यू। यस। अच्छा रहमान साहब, हम इस चीज़ पे आपसे पूछना चाहेंगे कि जो PSW के दौरान आपने डिफरेंस पाया एक स्टूडेंट की लाइफ में और एक
पोस्ट स्टडी वर्क परमिट पे जो बंदा उधर रह रहा है उसकी लाइफ में, इसके बारे में हम आपसे एक्सपीरियंस पूछेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं और एक्सपीरियंस पे बात करेंगे जी। वेलकम बैक टू सेटल अराउंड द वर्ल्ड। हम बात कर रहे थे, रहमान साहब से पूछ रहे थे कि आपको क्या डिफरेंस महसूस हुआ एक पोस्ट स्टडी वर्क परमिट जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है और एक स्टूडेंट लाइफ में काम करने में। सबसे पहले तो बहुत सारा स्ट्रेस रिलीज़ हुआ था। अच्छा, बिल्कुल, वीज़ा की एक स्ट्रेस होता है जब आपका वीज़ा एक्सपायर है, लेकिन जब पोस्ट स्टडीज़ के बाद 2 साल का वीज़ा मिला मुझे, आई वाज क्वाइट रिलीव्ड। और उसके बाद आई थिंक विद इन अ मंथ मुझे जॉब भी ऑफ़र हो गई थी, तो आई वाज क्वाइट रिलीफ। और स्टूडेंट लाइफ की निस्बत प्रोफेशनल लाइफ में जब आए हम, तो वाज क्वाइट गुड एक्सपीरियंस कि एक स्टूडेंट्स की तरफ से जो प्रेशर था, सबसे मेनली जो फाइनेंशियल प्रेशर होता है, वो ईज़ ऑफ हो गया। जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट पे जब आपने स्विच किया जी, तो क्या डिफरेंस आपने महसूस किया जो एक स्टूडेंट वीज़ा पे काम कर रहे थे और जब पोस्ट स्टडी वर्क परमिट पे एज ए इंडिपेंडेंट वर्कर काम कर रहे थे, दोनों में डिफरेंस क्या था? बिल्कुल जी, एज ए स्टूडेंट आपके पास प्रेशर होता है कि आपने एक तो वो 20 आवर्स का बैरियर वो मीटअप उसे अबव नहीं जाना, उसकी रिस्ट्रिक्शन होती है। और फिर उन पे स्टूडेंट्स पे मिनिमम आपको रेट मिल रहा होता है। और ऐसे अगर प्रोफेशनल PSW पे चले जाएं तो उसमें आपको फुल टाइम फ्रीडम होती है, आप जितने मर्जी आवर्स काम करते हैं, क्योंकि आवरली बेस्ड है, तो आवरली बेस्ड वर्क पे फिर आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। और दूसरा ये पे रेट बहुत अच्छा होता है रेदर दैन स्टूडेंट्स, तो दैट वाज अ क्वाइट ह्यूज डिफरेंस बेसिकली। और दूसरा ये कि स्टूडेंट्स चूँकि आपको पता है वो उनकी बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं, तो जो एक्सप्लॉयटेशंस एम्प्लॉयर्स करते हैं वो फिर PSW में नहीं करते। अच्छा जी व्यूअर्स, ये चीज़ देखने वाली है कि जब आप पोस्ट स्टडी वर्क परमिट पे कन्वर्ट करते हैं तो उसके बाद सर्टेन आपके लिए रिलैक्सेशंस भी आ जाती हैं और आपके पास एक प्रॉपर वर्कर के राइट्स भी मिल जाते हैं आपको। तो रहमान साहब, हम इस चीज़ पे बात करना चाहेंगे कि जो आपने पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के दौरान एज आ वर्कर फैसिलिटीज़ एक्सपीरियंस की, यस, क्या डिफरेंस था? काम के लिहाज से तो आपने बता दिया कि स्ट्रेस भी रिलीज़ हो गई, आपको नॉर्मल वर्किंग आवर्स भी मिल गए, बिल्कुल, लेकिन क्या फैसिलिटीज़ में क्या डिफरेंस आया एज आ स्टूडेंट जो आप काम कर रहे थे और एज आ पोस्ट स्टडी वर्क परमिट काम कर रहे थे? सबसे पहले तो फ्रीडम का एक जो अच्छा। रिस्ट्रिक्शंस कॉलेज की तरफ से और हमारे वर्किंग आवर्स की तरफ से होती हैं, वो लिफ्ट अप होना एक बहुत बड़ा रिलीफ होता है। और उसके बाद से फिर जब आप फाइनेंशियली इजी हो जाते हैं तो फिर आप यू कैन ट्रैवल अराउंड। सबसे मेन चीज़ आपने, चूँकि हमने वापस आना होता है छुट्टियों में बैक होम, तो उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस भी ऑफ हो जाती हैं, आप जब मर्ज़ी आ सकते हैं, जब मर्ज़ी जा सकते हैं। तो इसके अलावा ऑल ओवर द UK आप कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं, इवन दो कि आप अपना एम्प्लॉयर भी स्विच कर सकते हैं। अगर आप अपनी PSW की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं, उनके टैक्सेशंस कंप्लीट कर रहे हैं और एक थ्रेशोल्ड जो होता है मिनिमम सैलरी का वो मीटअप कर रहे हैं, तो फिर आप अपना एम्प्लॉयर भी स्विच कर सकते हैं। देयर इज़ नो हार्म इन दैट। ठीक हो गया। तो आप पोस्ट स्टडी वर्क परमिट में एम्प्लॉयर पे डिपेंडेंट नहीं है, आप Yes. जिस टाइम मर्जी एम्प्लॉयर चेंज कर Yes. सकते हैं। जब हम एम्प्लॉयर की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक चीज़ ये ज़रूर आती है कि जो स्टूडेंट के लिए ब्लैकमेलिंग का आंसर आता है, ज़्यादातर फेस किया जाता है, उसके बारे में आपने क्या एक्सपीरियंस किया जैसे ही आपने कन्वर्जन की? बिल्कुल, क्योंकि जब स्टूडेंट्स को नॉलेज नहीं होता कि उनके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वो फिर एक्सप्लॉयट होते हैं, अपने एम्प्लॉयर्स के थ्रू भी एक्सप्लॉयट होते हैं। और फिर जब उनको नहीं पता होता वो फिर दूसरी तरफ निकल जाते हैं विदाउट वीज़ा और इलीगल और बाकी सारी चीज़ों की तरफ। लेकिन जब तक आपको उसका नॉलेज नहीं है, पोस्ट स्टडीज़ वर्क की तरफ नहीं है, तो फिर आप एम्प्लॉयर्स के थ्रू एक्सप्लॉयट होते हैं। अगर आपको पता है कि मेरी पोस्ट स्टडीज़ कंप्लीट हो गई हैं, मेरे कितने क्रेडिट आवर्स हैं, मेरी यूनिवर्सिटी ठीक है और मैं अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है वो मीटअप कर रहा हूँ, तो फिर मैं PSW की तरफ क्यों ना जाऊँ। तो PSW, इवन दो आफ्टर PSW देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़, अगर आप उनके थ्रेशोल्ड को वो मीटअप कर रहे होते हैं, सैलरीज एंड टैक्सेशंस, दे आर मेनली कंसर्न्स कि अगर एक शख्स काम कर रहा है, अर्न कर रहा है, तो उसके साथ टैक्सेशंस भी पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा, PSW तो आपको मिल गया। यस, अब जॉब सर्च करने के लिए या जॉब लेने के लिए आपकी एजुकेशन की डिग्री Yes. और आपकी यूनिवर्सिटी यस, किस लेवल पे है,
ये चीज़ें क्या अफेक्ट करती हैं आपकी जॉब सर्चिंग और जॉब लेने में? बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे ही मैंने PSW पे स्विच किया, विद इन अ मंथ मुझे जॉब मिल गई थी और अच्छी एक जॉब ऑफ़र मिल गई थी। और जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि वो कंसल्टेशन प्लस रिकमेंडेशन प्रोवाइड करती हैं अपने स्टूडेंट्स को, आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स को। मल्टीपल प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं, आप अपनी फिजिबिलिटी बताते हैं कि आपको किस सिटी में या किस जगह पे आपको किस पोस्ट पे आपको रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ यूनिवर्सिटीज़ के पास भी होती हैं। बल्कि बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेक्चर्स डिलीवर कर रहे होते हैं जो कि प्रोफेशनल्स वहाँ पे आकर दे रहे होते हैं मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की तरफ से। वहाँ से वो फिर आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स की हंटिंग करते हैं, टैलेंट हंटिंग जिस तरह आपने जिक्र किया। तो वहाँ पे अगर आप सर्च करते रहें तो आपको कोई ना कोई रिकमेंडेशन मिल जाती है। एज ए इंटर्नी अगर आप इवन दो के मिल जाए तब भी आपके लिए वेरी बेनिफिट आपकी CV में ऐड ऑन होता है। और जहाँ भी जिस भी कंपनी में आप एज ए इंटर्नी जाते हैं तो वो आपको एज ए रिकमेंडेड तौर पे फिर फर्दर ऑन आपको ऑन बोर्ड भी कर लेते हैं। व्यूअर्स, ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं जानने के लिए। जो स्टूडेंट्स हमारे इधर से हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जा रहे होते हैं तो उन्हें बजाय कंसल्टेंट की रिकमेंडेशंस पे अमल करने के अपनी सर्च भी करनी चाहिए। जो टॉप रेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो ऑथेंटिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्हीं की तरफ रुजू करना चाहिए। जैसा कि अभी रहमान साहब बता रहे थे कि आप अगर अच्छी यूनिवर्सिटीज़ से हैं तो आपकी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट भी नहीं हुई होती तो आपको यू गेट द ऑफर्स, यू गेट द जॉब्स। और उसकी वजह ही यही है कि आप जब एक रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से डिग्री कर रहे होते हैं तो जो एम्प्लॉयर्स होते हैं डिफरेंट, जिन्हें खुद भी जॉब पे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, वो लोग खुद यूनिवर्सिटीज़ का रजू करते हैं। और वो ख़ासकर उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ का रजू करते हैं जो जेन्युइन यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो रिकग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनकी रेपो बहुत अच्छी है। तो इस बारे में रहमान साहब, मैं तो समझ रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को बजाय कम फ़ीस वाली यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के कम से कम एक अच्छी रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना चाहिए। आपकी इसके बारे में? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं अपना एक्सपीरियंस ये शेयर करता हूँ कि जो भी मेरे 2 साल एज ए स्टूडेंट लाइफ के एक्सपेंसेस थे, वो आफ्टर स्टडीज़ जब मैंने PSW लिया और मुझे प्रोफेशनल जॉब मिली है, हार्डली विद इन 6 मंथ मैं उसको रिकवर कर चुका था। तो यस, वो 6 मंथ में कवर कर चुका था। और इसी वजह से मैं रिकमेंड करता हूँ कि इवन दो कि आपकी यूनिवर्सिटीज़ की अगर फीसेस हाई भी हैं तो वन ऑफ एक एक्सपेंस है जो कि आपने अपनी ज़ात के लिए इन्वेस्टमेंट ऐसे करनी है, विच विल पे बैक अल्टीमेटली एंड इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो आई वुड रिकमेंड कि एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ही आपको हमेशा जाना चाहिए रेदर देन गोइंग फॉर द लो फीइंग यूनिवर्सिटीज़। एक अच्छी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपको एक अच्छी रिकमेंडेशन भी लिख सकती है और आगे रेफ़र भी कर सकती है अच्छी कंपनी, बिकॉज दे आर मल्टीपल कंपनीज दे विच विल बी लुकिंग फॉर द आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स एंड एक्सेप्शनल टैलेंट्स। अच्छा रहमान साहब, हम बेसिकली इस एपिसोड के स्टार्ट में हमने बताया था कि हम डिस्कस करेंगे कि आप पोस्ट स्टडी वर्क परमिट ख़त्म होने जा रहा है, इसमें चेंजेस क्या होने जा रही हैं, तो उन पे तो हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट में आपको किन स्टेट्स को ज़्यादा रिकमेंड करना चाहिए, और क्या हमें हर जगह पे अर्निंग को ही मद्देनज़र रखना पड़ता है या अपनी प्रोफाइल बिल्डअप, जो कि हमने आगे HSMP की तरफ उस टाइम था, आप स्किल्ड इमिग्रेशन जो चलती है उसकी तरफ कन्वर्ट होने के लिए कैसे प्रोफाइल बिल्डअप करनी चाहिए? बिल्कुल ऐसे ही है। पोस्ट स्टडीज़ के दौरान आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि आपको पास एक अच्छी रिकमेंडेशन हो जिसकी बेस पे आप फर्स्ट इनिशियल प्रोफेशनल जॉब अच्छी एक्वायर कर सकें। उसके बाद से फिर आप आपकी अपनी जो स्टडीज़ के रिलेटेड फील्ड है उसके अंदर आप अपने आप को फ्लरिश करें, नरिश करें। इवन दो आफ्टर दैट आपकी जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए कि आई वुड गो फॉर HSMP और एनी अदर सच प्रोग्राम विच विल बी गिविंग यू अ स्किल जॉब। तो दैट विल बी द अल्टीमेट टारगेट शुड बी, जहाँ पे स्टूडेंट्स को देखना चाहिए कि यार ये पॉइंट है, ये यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और ये मेरी फील्ड से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसको आप हमेशा फ्लरिश करें और नरिश करें। व्यूअर्स, इसमें कुछ चीज़ें हमारे काबिले गौर भी हैं और उनको हमें प्रायोरिटी पे रखना भी चाहिए कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट तो आपने ले लिया, लेकिन अल्टीमेट अचीवमेंट वुड बी द स्किल्ड इमिग्रेशन। और स्किल्ड इमिग्रेशन की तरफ आपको जाने के लिए ज़रूरी है चंद एहतियात कह लें आप, या चंद आप कह लें कि गुजारिशात जिन्हें हमने पूरा करना है। उसमें सबसे पहले नंबर पे जो चीज़ आएगी वो जेन्युइन जॉब आएगी, जिसमें आपने प्रॉपर टैक्सेशन थ्रू बैंकिंग चैनल जॉब करनी है और एज़ पर रिकॉर्ड करनी है।
आपकी HSMP में बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस हुई थी। उसकी वजूहात ही ये थी, ज़्यादातर लोग कैश पे काम कर रहे होते हैं, पैसे ज़्यादा बनाने की सोच रहे होते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये चाहिए कि ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें करें और अपनी प्रोफाइल हिस्ट्री ऐसी बनाएं ताकि जब हम जाएं अपनी वर्क परमिट को स्किल्ड इमिग्रेशन में कन्वर्जन की तरफ, तो हमारी चीज़ें, हमारी रिक्वायरमेंट्स एज़ पर क्राइटेरिया मीट कर रही हों। अब इसके बारे में मज़ीद बात करेंगे जो कंजर्वेटिव पार्टी की, जो लेबर पार्टी की उधर पॉलिसी मेकिंग के हवाले से एफर्ट्स चल रही हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू आवर प्रोग्राम। रहमान साहब, हम बात कर रहे थे बेसिकली पोस्ट स्टडी वर्क परमिट से आगे अल्टीमेट जब स्किल्ड इमिग्रेशन की तरफ जाना है, तो स्किल्ड इमिग्रेशन के लिए हमें बेसिक क्या चीज़ें मीटअप करनी पड़ती हैं ताकि हमारी प्रोफाइल ड्यूरिंग द वर्क परमिट ऐसी जो हमें पोस्ट स्टडी वर्क परमिट कहते हैं ग्रेजुएट वीज़ा के दरमियान में, ऐसी हमारी चीज़ें डेवलप हम करें या ऐसी रिक्वायरमेंट्स मीटअप करें कि हम स्किल्ड इमिग्रेशन की तरफ जा सकें, जो आपके दौर में HSMP की शक्ल में प्रोनाउंस होती थी या बुलाई जाती थी। तो आप इस पर थोड़ा हमें गाइड करेंगे व्यूअर्स को? जी बिल्कुल। आफ्टर पोस्ट स्टडीज़ जब आप स्किल्ड इमिग्रेशन या HSMP प्रोग्राम या वट एवर द प्रोग्राम जो मुख्तलिफ नामों के साथ आते रहे हैं, उसकी तरफ आप जब जाते हैं तो उसके लिए 2-3 चीज़ें जो मेन इंपॉर्टेंट हैं वो ये है कि एक तो जो सैलरी का और टैक्स का क्राइटेरिया एज़ पर द सैलरी होता है वो आपको मीटअप करना ज़रूरी होता है। जैसे आपने जिक्र किया, वो आपकी बैंक क्रेडिट सैलरीज होनी चाहिए, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत ज़्यादा ख़राब कर लेते हैं, जो कि अल्टीमेटली इफ़ेक्ट करती है उनके वीज़ास पे। क्रेडिट हिस्ट्री को ख़राब नहीं करना चाहिए, अब रिकमेंड बहुत सारे लोग इसको मिसयूज़ करते हैं। अल्टीमेटली चूँकि अगर आपका पर्पज़ है कि आपने स्किल इमिग्रेशन की तरफ मूव करना है तो फिर आपको अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को अच्छा मेंटेन करना चाहिए। और मतलब सेविंग्स भी होनी चाहिए थोड़ी बहुत। नॉट से सेविंग्स बट द क्रेडिट कार्ड्स या ओवरड्राफ्ट की लिमिट्स जो आपके बैंक्स आपको प्रोवाइड करते हैं, इंश्योरेंसेस जो आपको प्रोवाइड करते हैं, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, तो उसको आपको मेंटेन करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप अच्छे एज ए PSW अच्छी आप अपनी टैक्सेशन और हिस्ट्री मेंटेन करते हैं और आप HSMP की तरफ कन्वर्ट करते हैं, दैन आपको बहुत सारे मुख्तलिफ बेनिफिट जब आप उनके एज ए नेशनल बनते हैं तो फिर आपको वो एलिजिबल होते हैं। तो वो उसको हिस्ट्री को लाजमन वो देखते हैं कि इनकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, पीछे कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं है जो सस्पिशियस हो। वो इन चीज़ों को बहुत बगौर मायने उसको देखते हैं। तो उस हवाले से मैं अक्सर बात भी करता रहता हूँ कि उसको हमेशा आपको मेंटेन करना चाहिए अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री के साथ। और सेकंड, आपकी जो सैलरी का थ्रेशोल्ड है और उसकी टैक्सेशंस उसकी वो प्रॉपर होनी चाहिए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ PSW। जब आप उसको PSW से आफ्टर दैट शिफ्ट करें किसी भी स्किल प्रोग्राम में, स्किल इमिग्रेशन प्रोग्राम में, तो आपको वो बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं और वो उस चीज़ को काउंटर करते हैं, क्योंकि अगर आप वो मीटअप नहीं करें दैन यू हैव नो चांस फॉर दैट स्किल इमिग्रेशन। जी व्यूअर्स, ये जो इन्फॉर्मेशन हमने रहमान साहब से हासिल की है ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें जब हम स्किल्ड इमिग्रेशन की तरफ जा रहे हैं तो हमें जो चीज़ें इन्होंने बताई हैं, सबसे पहले नंबर पे तो आपका जो सैलरी थ्रेशोल्ड है, जो आप सैलरी पे कहीं पे भी काम कर रहे हैं, वो कम से कम आपने थ्रू बैंकिंग चैनल करना है और जो एज़ पर और सैलरी है उसी के मुताबिक ही करना है, जो आपकी स्किल्ड इमिग्रेशन कन्वर्जन में एक वाइटल रोल अदा करेगी। दूसरे नंबर पे रहमान साहब, जिस तरह आपने बताया कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, क्रेडिट हिस्ट्री मैंने आपसे इसलिए इसको वाज़ह करने को कहा था ताकि ये दोनों चीज़ें कवर अप हो जाएं कि आपने अपने बैंक अकाउंट्स के जो मेंटेनेंस है रेगुलर फंड्स की, उसे भी मेंटेन करना है, लेकिन साथ जो आपने क्रेडिट फैसिलिटीज़ या यूटिलिटीज़ डिफरेंट जगहों से आपने अपने बाय नेम बाय पासपोर्ट हासिल की हुई हैं, उनकी रेगुलर पे बैक भी होना ज़रूरी है। अगर आप कहीं पे भी ऐसी चीज़ में डिफ़ॉल्टर पाए जाएंगे तो अल्टीमेटली इट विल प्ले अ वेरी नेगेटिव रोल इन योर एप्लीकेशन फॉर IHSMP एट दैट टाइम या स्किल्ड किसी भी प्रोग्राम में जब आप कन्वर्जन की तरफ जा रहे होंगे। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जो हमें बहुत ज़्यादा माइन्यूटली देखनी चाहिए, और जब हम किसी भी ऐसी जगह जॉब कर रहे हों तो हमें PSW को मद्देनज़र नहीं रखना, बल्कि हमें रहमान साहब आगे स्किल्ड इमिग्रेशन को जहन में रखना है कि हमने इसकी प्रोसेसिंग की तरफ जाना है। बिल्कुल। तो अब हम बात करेंगे
जिसकी बहुत ज़्यादा आजकल चर्चा चल रही है कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट ख़त्म होने जा रहा है या अमेंड होने जा रहा है, तो उस पर हम बात करेंगे। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे जो यूके में पॉलिसीज़ चल रही हैं उसके हवाले से कंजर्वेटिव पार्टी का जो रोल है, जो आपकी लेबर पार्टी का उधर रोल है। तो इसमें जैसे हम कंजर्वेटिव पार्टी का नाम देखते हैं तो कंजर्वेटिव पार्टी ही रिफ्लेक्ट करती है कि दे आर वेरी कंजर्व, दे आर वेरी लिमिटेड, वो पेट्रियाटिज़म की तरफ जा रहे हैं, वो लोग हमेशा अपनी पब्लिक को प्रमोट करना जा रहे हैं और ओवरऑल जो वर्ल्ड में एक ग्लोबल इमेज, एक ग्लोबल वर्ल्ड का इमेज बना हुआ है उसको वो डिफ्यूज़ करना चाह रहे हैं, या उस पर आप कह सकते हैं उसको वो प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। अब इसमें हम बात करेंगे जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के हवाले से चेंजेस आ रही हैं। तो यूके रहमान साहब हर 3-4 साल बाद अपनी पॉलिसीज़ रिवाइज करता है जी। इसके पीछे आप क्या समझते हैं, क्या वजूहात हैं या क्यों ऐसे हो रहा है? कुछ तो पॉलिटिकली चेंजेस जैसे ही आती हैं यूके के अंदर तो पॉलिसीज़ पे इफ़ेक्ट आता है। जैसे ही पार्टीज़ चेंज होती हैं उस तरह स्टूडेंट्स की लाइफ पे और स्टूडेंट्स की पॉलिसीज़ पे इफ़ेक्ट आता है। सेकेंडली, जब एक दफ़ा 3-4 प्रोग्राम्स इनके गुजर जाते हैं, ये उसको वॉच करने के लिए, उसको रिव्यू करने के लिए थोड़ा सा पॉलिसीज़ को स्टॉप करते हैं या उसको अमेंड करते हैं या उसमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस लेके आते हैं, ताकि हम जो पहले प्रोग्राम चल रहे हैं उन पे देख लें कि हमें उस पर क्या रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। चूँकि उन्होंने बाकी सारी चीज़ें अपने मुल्क के हिसाब से देखनी होती हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि विदाउट वीज़ा, फिर आफ्टर वीज़ा जिनकी एक्सटेंशन नहीं हो पा रही होती, वो इलीगल तो नहीं हो गए हैं, या अगर वो हो गए हैं इलीगल इमिग्रेंट्स तो उनके लिए भी फिर वो थोड़ा सा रूल्स थोड़ा सख्त करते हैं ताकि एक दफ़ा सभी जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको निकाल दिया जाए और जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, रेगुलर इमिग्रेंट्स हैं, उनको लेके आया जाए दोबारा। अच्छा, पॉलिसीज़ के हवाले से अगर रहमान साहब बात करें जी, तो जिस तरह हमारे कंट्री में रात को सोते हैं सुबह पता चलता है कि पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज़ हो चुकी हैं, तो यूके की पॉलिसीज़ के हवाले से ये चीज़ तो बड़ी अप्रिशिएटेबल है कि उनकी पॉलिसीज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम रिफ्लेक्ट करती हैं। यस। और सडन पॉलिसीज़ चेंजेस नहीं हैं। जिस तरह हम पोस्ट स्टडी वर्क परमिट पे व्यूअर्स बात करने जा रहे हैं, तो इस पे कंजर्वेटिव पार्टी अल्टीमेटली इस चीज़ को प्रेस कर रही है कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट ख़त्म हो जाना चाहिए, और दूसरी साइड पे लेबर पार्टी इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी नेशनलिटी, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी लैंग्वेज, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कलर, वो इस चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट होना चाहिए, और उसकी सर्टेन रीजंस भी हैं। सबसे पहले नंबर पर रहमान साहब ले लें तो यूके में एजुकेशन एक इंडस्ट्री है। यस। मेरे ख्याल से उनकी इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा रोल एजुकेशन इंडस्ट्री का है। यूके के 2 मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, एक स्टूडेंट्स जो कि वहाँ पे आते हैं और दूसरा टूरिज़म। ये 2 मेजर सोर्स हैं उनकी इकोनॉमी को जो सपोर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स एक ह्यूज अमाउंट्स में हर साल जाते हैं, वहाँ पे करते हैं, जो कि नॉट सिर्फ ट्यूशन फ़ीस की सूरत में होता है बल्कि अकोमोडेशन, फूड, ट्रैवल और बहुत सारी शॉपिंग्स, ये सब की सूरत में सभी जो स्टूडेंट्स अपने साथ अपने सेविंग्स लेके आते हैं दूसरे मुल्कों से, वो भी सारी उन्हीं की कंट्री के अंदर सर्कुलेट हो रही होती हैं। तो ना सिर्फ स्टूडेंट्स एक सोर्स हैं उनकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, बल्कि उनकी इकोनॉमी के लिए भी एक अच्छा इम्पैक्टफुल बिज़नेस देते हैं। और इसके अलावा अगर आप देख लें जो ट्रैवल है, यूके वन ऑफ द टॉप डेस्टिनेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड है। तो स्टूडेंट्स भी, इवन दो के स्टूडेंट्स लाइफ में जो ज़रा अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो ऑल ओवर द यूके हॉलीडेज़ के दौरान अपना जाते हैं और स्पेंड करते हैं। तो ये एक मेजर सोर्स दोनों यूके के लिए बने हुए हैं एज ए सोर्स ऑफ इनकम। बिल्कुल, रहमान साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया कि स्टूडेंट्स के अलावा टूरिज़्म भी उनके लिए एक बहुत अच्छा हाई अर्निंग सोर्स है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में जो हम टॉप अट्रैक्शंस को देखें, स्कर्दू, गिलगित, एबटाबाद आ गया, नारान, शुगरान, शारान और स्वात, कलाम, तो हमारे भी कंट्री में इन चीज़ों को डेवलप करने की ज़रूरत है। इससे बहुत अच्छा एक रेवेन्यू हम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो हुकूमत है वो इस साइड पे व्यूअर्स तवज्जो नहीं दे रही। अब रहमान साहब हम बात करने जा रहे हैं पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के हवाले से जो चेंजेस आ रही हैं, तो हम अपने व्यूअर्स को गाइड करते चलें कि व्यूअर्स, जैसे हमने पॉलिसी की बात की है, यूके हमेशा विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंजेस लाता है पॉलिसी में, और उसकी चर्चा पहले से ही होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उन्होंने इस पे एक आप कह लें डिसीजन मेकिंग के लिए दोनों साइड से अवाम का भी इसमें रद्द-ए-अमल देखना है और अपने ऑफिशियल्स का भी। तो इस हवाले से हम गाइड करने चलें कि
यूके में अगर वर्क परमिट में पहले तो वर्क परमिट ख़त्म नहीं होने जा रहा, वर्क परमिट में चेंजेस आएंगी और चेंजेस भी विद द पैसेज ऑफ टाइम आएंगी जो कि अल्टीमेटली जनवरी 2025 में रिफ्लेक्ट करेंगी। इसमें डिफरेंट रिकमेंडेशंस हैं। उसमें पहले नंबर पे तो ये है कि माइट भी वो टाइम लिमिट रिड्यूस कर दें वो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की। फिर दूसरे नंबर पे वो कोर्सेज भी लिमिटेड कर सकते हैं कि डिफरेंट फलां डिग्री वाले बंदे को सिर्फ पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा। और रहमान साहब, जैसे आपने पहले डिस्कस किया कि अच्छी यूनिवर्सिटी बहुत मैटर करती है जी, तो माइट भी वो लोग यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी लिमिटाइज कर दें कि फ़लाँ यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उनको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा। बल्कि इस पे मैं आपको थोड़ा सा और हाईलाइट कर देता हूँ। 2012 लंदन ओलंपिक्स एक मेगा इवेंट था पूरी दुनिया के लिए, और पूरी दुनिया से स्पेक्टेटर्स और स्पोर्ट्स पर्सनस उन्होंने आना था, प्लस उनके साथ मीडिया पर्सन और सभी एक ह्यूज वॉल्यूम ऑफ पीपल उन्होंने यूके के आना था। तो उससे पहले 2011 एक साल पहले से उन्होंने उसकी प्लानिंग करनी शुरू की, रिस्ट्रिक्शंस लगानी शुरू की, बल्कि 20 आवर्स वर्क की जो लिमिटेशन थी वो कॉलेजेस से ख़त्म करके यूनिवर्सिटीज़ पे लेके, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट्स को उन्होंने बैन कर दिया। मुख्तलिफ कॉलेजेस जो छोटे कॉलेजेस थे उनकी रेटिंग्स की, जो कॉलेजेस नहीं थे उनके स्टैंडर्ड्स पे आ रहे उनको बंद किया। तो एक ह्यूज अमाउंट विद इन अ ईयर उन्होंने जो पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं उसको देखते हुए उसका रिफ्लेक्शन में बहुत सारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे या जो कॉलेज जो स्टूडेंट्स उनके स्टैंडर्ड्स पे उनकी रिक्वायरमेंट्स पे नहीं थे पूरे आ रहे थे, उनको उन्होंने वीज़ा एक्सटेंशंस नहीं थी दी उस दौरान। जी रहमान साहब, इसी तरह ही ये जो हमारे पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के हवाले से चेंजेस आ रही हैं, इसमें ये चीज़ें जो हमारी यानी यूके की एक एजुकेशन इंडस्ट्री का रेवेन्यू है और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के थ्रू फंडिंग या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के थ्रू रेमिटेंस इन्वेस्टमेंट उस कंट्री में आ रही है, ये सारी चीज़ें उन्हें मद्देनज़र रखनी पड़ेंगी। और इसमें रिकमेंडेशन तो अल्टीमेटली यही बनेगी कि वर्क परमिट तो ख़त्म नहीं होने जा रहा, लेकिन लिमिटाइज ज़रूर उसको कर देंगे ताकि जो पोस्ट कोविड उधर एक यूके में रश बन गया है उसको वो अब दोबारा से जैसा रहमान साहब ओलंपिक्स में उन्होंने किया उसको वाइप आउट करेंगे और अल्टीमेटली जब चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी तो पॉलिसीज़ दोबारा से रिवाइज होंगी। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही था। हमने पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के हवाले से कोशिश की है कि आपको हर चीज़ के बारे में गाइड कर सकें, लेटर ऑन स्किल्ड इमिग्रेशन की तरफ कन्वर्जन के लिए क्या स्टेप्स लेने हैं उनके बारे में बता सकेंगे। इसी तरह ही हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे डिफरेंट स्किल्ड या डिफरेंट इमिग्रेशन स्कीम के साथ और आप लोगों को गाइड करेंगे इसके बारे में एक नए होस्ट के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।